जय हिंद दोस्तों, हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज के अंतर्गत आज डे 50 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग न केवल क्वेश्चन को देखेंगे, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, प्लस उसके साथ साथ किसी मॉडल आंसर का, किसी भी आंसर राइटिंग के जो सीरीज होती है, कोई बैचेस होते हैं, कोई आप PYQ लगा रहे हो तो वहां के जो मॉडल आंसर होते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे पढ़ना है और उसमें कैसे इनरिचमेंट करनी है, वो सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आप लोग एक सामने क्वेश्चन देख रहे हो और जो यहाँ पर आप लोग आंसर देख रहे हो, ये प्रयास बैच के अंतर्गत हमारा एक मॉडल आंसर है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग आंसर पर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। प्रश्न बेहद सिंपल और बेहद अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारत की नीति परिदृश्य, मतलब भारत में जिस प्रकार से पॉलिसी बनती है उसके पूरे सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पर, कि भारत की नीति परिदृश्य को बदलने में नीति आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखो भाई, इस क्वेश्चन को जब हम ब्रेक करेंगे ना, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन को ब्रेक करिए, क्वेश्चन को समझिए, उसकी डिमांड क्या है, और फिर आंसर राइटिंग पर शिफ्ट करिए। नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों ने क्वेश्चन में नीति आयोग देखा, बस स्टार्ट कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 में किया गया था, ये है वो है, 50 चीजें लिख देंगे। भाई प्रश्न पूछा ही नहीं है। प्रश्न पूछ कह रहा है कि भारत की जो पॉलिसी मेकिंग का पूरा सिस्टम है, जो नीति परिदृश्य है, उसको चेंज करने में किस प्रकार से, उसको ट्रांसफॉर्म करने में किस प्रकार से नीति आयोग की भूमिका रही है, और भूमिका का भी आलोचनात्मक विश्लेषण करना, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न में जो मेन कैलेंडर वर्ड है, जो जिसको हम लोग पुछल्ला शब्द कहते हैं, वो है क्रिटिकली एनालाइज, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। सबसे पहले इस प्रश्न के इस कैलेंडर वर्ड का मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करने को कहा जाता है तब दो चीजें होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलोचनात्मक मतलब केवल और केवल आप उसके निगेटिव पक्ष को बता करके आ जाइए। ठीक है, लेकिन मेरा बहुत सिंपल सा कहना, मेरा कहना है कि आप निगेटिव पक्ष नहीं बताओ भाई, आपको पॉजिटिव डायमेंशन भी कवर करना पड़ेगा। निगेटिव डायमेंशन तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। दो टर्म होता है, एक होता है आलोचनात्मक, एक होता है समालोचनात्मक। समालोचनात्मक में तो ये बात श्योर है कि आप निगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्म्स को भी बताइए, लेकिन वहीं पर आलोचनात्मक विश्लेषण में भी पहले आप उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताते हो, उनमें क्या कमियां हैं, फिर आप आगे उनको डिस्कस करते हो और फिर अपना आंसर कुछ सजेशन के साथ, कुछ वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करते हो। हम लोग को यहाँ पर वही सिस्टम फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आलोचनात्मक विश्लेषण में हम लोग को दोनों डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर एक बात को और माइंड में रखना पड़ेगा, वो है कि ये पूरा प्रश्न 125 शब्द में लिखना है, मतलब जो लघु उत्तर वाले प्रश्न होते हैं उनमें आपको इसको शामिल करना है। अब 125 शब्द में सब कुछ को कवर करना है। अगर आप यहाँ पर मॉडल आंसर देखोगे तो मॉडल आंसर बहुत सिंपल सी बात है, 125 से बहुत ज्यादा शब्द का दिया गया है। ये हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट को यहाँ से पढ़ो, आप टॉपिक को समझो। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ पॉइंट पढ़ोगे, जब आप एग्जाम में उसको पेन पेपर का यूज करके लिखने जाओगे तब यहाँ का आप 50% लिख करके आओगे। तो एटलीस्ट हम इतना पढ़े, तो हम 10 पॉइंट पढ़ेंगे, 5 पॉइंट लिख करके आएंगे, तभी तो हम कुछ पढ़ पाएंगे अच्छे से, कुछ हम उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मेरा बिल्कुल सिंपल सा उद्देश्य है कि यहाँ पर जो मॉडल आंसर देते हैं वो एग्जैक्टली केवल शब्द सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रक्चर फॉर्म में हम देते हैं ताकि आपको एक पूरा टॉपिक भी समझ में यहाँ पर आ जाए। अब समझो भाई, अब मैं वही समझाने वाला कि हम लोग को इस मॉडल आंसर का यूज कैसे करना है। पहले तो आपने प्रश्न ये देख लिया कि हमको क्या करना है, कि नीति आयोग की, पहला पॉइंट क्या है कि नीति आयोग की किस चीज के संदर्भ में, भारत की नीति परिदृश्य लैंड, जो पॉलिसी लैंडस्केप है उसके संदर्भ में हमको उसकी भूमिका का क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो प्रश्न के तीन पार्ट है, तीन पार्ट इन द सेंस तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जिन पर हमको फोकस करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आंसर में क्या चीजें होती है, मैंने हमेशा कहा कि आंसर में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या दिया जाएगा भाई, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि नीति आयोग है क्या, लेकिन एक होता है नीति आयोग को बताने का तरीका, कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 में की गई थी, या ना तो वैधानिक निकाय ना तो संवैधानिक निकाय, ऐसा आप कुछ पॉइंट बता दो। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। हम इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, एक बार इस मॉडल आंसर के इंट्रोडक्शन को पढ़िए, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। देखो भाई क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नीति आयोग, अच्छा ये मॉडल आंसर इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, आप लोगों को मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसकी प्रॉपर रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए एक लैंग्वेज का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, मतलब पॉलिसी थिंक टैंक है ये। भारत का सबसे बड़ा टॉप लेवल का ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तो आपने इसको स्टार्टिंग यहीं से किया। और क्या क्या आपने कहा कि ये आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने, मतलब कैटलिस्ट की भूमिका निभाने में, की बहुत बड़ी भूमिका है आर्थिक विकास के संदर्भ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ये भारत की एक सबसे प्रमुख एजेंसी है। तो आपने जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है ना, आपने भी वही इंट्रोडक्शन दिया जो कि नीति आयोग के बारे में बता रहा है, लेकिन उस इंट्रोडक्शन से लाख गुना अच्छा है, जो कि बहुत बेसिक बातें बता रहा है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन आपको कीवर्ड देखने को मिल रहा है? पहला कीवर्ड देखने को मिल रहा है क्या, कि ये शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। सेकेंड कीवर्ड क्या है यहाँ पर, कि आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करता है। और थर्ड कीवर्ड यहाँ पर क्या है, सहकारी संघवाद, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब अगर इन्विजिलेटर इस आंसर को पढ़ेगा और इंट्रोडक्शन इस प्रकार से देखेगा, बेहद खुश हो जाएगा, कहेगा हाँ यार, इस बंदे ने बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स का प्रयोग किया है। मैं गारंटी लेता हूं कि 99% लोगों को यहां पर लिखी गई सारी बातें पता थी, बट लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल कंटेंट पता होने से, केवल जानकारी होने से कुछ नहीं होता है, आप उसका किस प्रकार से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये भी बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पर आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है, हम लोग हमेशा इंट्रोडक्शन को इनरीच करने का, इंट्रोडक्शन को बेहद इफेक्टिव बनाने पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आप लोग को पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, सेकेंड भाई, अब क्या कह रहा है कि भारत की नीति प्रदेश को बदलने में इसकी भूमिका क्या है। हम लोग देख लेते हैं, भूमिका दो प्रकार से हो सकती है, एक बहुत ही अच्छी भूमिका, एक बहुत ही खराब भूमिका। हम लोग को चूंकि यहाँ पर एक क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो हम लोग दोनों भूमिकाओं को लेकर के चलेंगे। ठीक है, पहला बात क्या कह रहा है, इसने कैसे भारत के नीति प्रदेश को चेंज किया, उस बात को समझिएगा। जहां पर जब योजना आयोग कार्य करता था, तो हमारा सिस्टम जो था वो केंद्रीकृत योजना की तरफ था, कि सेंटर ने कुछ प्लान बना दिया, पूरे राज्यों में लागू किया जा रहा है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सहकारी संघवाद की तरफ जा रहे हैं। और इसके लिए नीति आयोग क्या कर रहा है, जितने भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, उन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हम राज्यों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कई बार आंसर राइटिंग करते समय हम लोग एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। एग्जाम्पल आपसे प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे ना तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि हम अब एक सेंट्रलाइज्ड प्लान की तरफ से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इसके फायदा क्या हो रहा है कि हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में स्टेट्स को शामिल कर रहे हैं, जैसा कि टीम इंडिया अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह विकेंद्रीकरण, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है राज्यों को शामिल करके, उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे फायदा ये हो रहा है कि अधिक रीजन बेस्ड जो सॉल्यूशंस है, क्षेत्र विशिष्ट समाधानों को हम यहाँ पर शामिल कर पा रहे हैं। क्षेत्र विशिष्ट समाधान मतलब जैसे कि अब भाई आप ये समझो ना, अगर मानो यूपी और राजस्थान दो अलग अलग स्टेट है, दोनों में वाटर क्राइसिस है। ठीक है, दोनों के वाटर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होगा, जो सिस्टम होगा, वो अलग अलग होगा। मतलब कि क्षेत्र के आधार पर हमको अलग अलग रणनीति, अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। तो चूंकि नीति आयोग ने स्टेट्स को शामिल किया है, तो स्टेट सब क्या कर रही है, चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इसके कारण से स्टेट अपने सॉल्यूशंस को, जो उस रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, उनको फोकस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका साथ दे रही है, और एक हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस विकेंद्रीकरण में, जहां पर पहले एक योजना बनती थी, हर जगह लागू की जाती थी, अब उसकी जगह पर हम रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की तरफ फोकस कर रहे हैं। भाई, जो पूर्वोत्तर यूपी की समस्या है वो पश्चिमोत्तर यूपी की समस्या नहीं है, ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी ना। और ये काम यहाँ पर नीति आयोग आप लोगों को कर रहा है, इसका एग्जाम्पल भी मेंशन कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, आपको उसका मैंने एग्जाम्पल दिखाया यहाँ पर। सेकंड पॉइंट देखो, फिर उसका एग्जाम्पल दे रहा है, क्या कह रहा है, जैसे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंतर्गत हम केंद्रित विकास के लिए, उन उन स्पेसिफिक रीजन्स में एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से प्लान लेकर के आ रहे हैं। मतलब विकसित क्षेत्रों के लिए, अनडेवलप्ड रीजन्स के लिए एक टारगेटेड प्लान लेकर के आया जा रहा है, और इसमें नीति आयोग की भूमिका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्षेत्र विशिष्ट समाधानों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भारत की नीति प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या पूछा था, हम क्या लिख रहे हैं, ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी। जैसे कि अब देखो,
यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, एक फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि नीति आयोग और उसके कार्य, ठीक है, और कार्य में क्या किया गया है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा, निगरानी और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना, नीति और कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करना। हिंदी में परेशान मत होना, मैं बस समझा रहा हूँ। ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये अभी के लिए इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। हमने यहाँ पर दिया, यहाँ पर एक मिस्टेक बस है, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था कि ये एक अतिरिक्त जानकारी है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कभी आगे आपसे नीति आयोग के प्रश्न पूछे तो आप इस प्रकार के फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझा आपने? बात फिर समझिएगा, ये इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है? पहली बात तो भाई, पहली हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि हमको 125 शब्द में ही आंसर लिखना है। अब 125 शब्द में आप नीति आयोग की कार्य बताने लग जाओगे तब तो हो गया कल्याण, ठीक है। तो इसको बताने की जगह पर हम क्या करेंगे, हम जो आंसर चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग अपने अपने मॉडल आंसर में संशोधन कर लेना और लिख लेना ऊपर से कि ये अतिरिक्त जानकारी है जिसका प्रयोग हम कभी फ्यूचर में नीति आयोग के प्रश्न में कर सकते हैं। नीति आयोग के प्रश्न जनरली हर बार पूछता है, तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखो, और नीति आयोग ने किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस को चेंज किया है। ये कह रहा है कि नीति आयोग जो है ना, जब से नीति आयोग आया उसने इनोवेशन पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। किस प्रकार से इनोवेशन पर कार्य कर रहा है? आपने एक मिशन का नाम सुना होगा, उसका नाम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन। प्रीलिम्स की तैयारी की आपने? अगर आपने प्रीलिम्स पढ़ा होगा तो आपने अटल नवाचार मिशन के बारे में पढ़ा होगा। और अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो नीति आयोग के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से पूरे भारत में इनोवेशन और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। मतलब अब हमारे पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में नवाचार भी शामिल हो रहा है, इनोवेशन भी शामिल हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। प्लस इसके साथ साथ हमने क्या किया है, जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान है, जो स्कीम से, जो टारगेट्स है, उनके साथ भारत के लक्ष्यों को, भारत के डेवलपमेंट गोल्स को हमने क्या किया है, एक संरेखित किया, मतलब एक सिंगल लाइन में लेकर के हम लोग आए हैं कि जिस प्रकार से हमको यूएन के एसडीजी के लक्ष्यों को पूरा करना है, उसी प्रकार से भारत के भी लक्ष्य यहाँ पर बनेंगे। इसमें भूमिका किसकी है? तो नीति आयोग की भूमिका है। और देखो भाई क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर कह रहा है कि जो डेटा संचालित नीति है, ये पूरी दुनिया डेटा 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 पर शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो भारत के लिए भी एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब से नीति आयोग काम करना स्टार्ट किया, ये डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनाता है, ठीक है, और बहुत कुछ चीजों को निगरानी के अंतर्गत रखता है। जैसे कि नीति आयोग ने क्या किया कि एसडीजी इंडेक्स, आप लोग सुनते हो ना, पढ़ते हो ना प्रीलिम्स में कि एसडीजी इंडेक्स में यूपी की रैंक कितनी है, केरल की रैंक कितनी है, पहले स्थान पर ये है। वो क्या है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और किस प्रकार से हमको किस राज्य में कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करना है, या फिर एसडीजी के जो पूरे प्रोग्रेस और उस प्रोग्रेस को मेंटेन करना है, ट्रैक करना है, ये सारा काम कौन कर रहा है? तो नीति आयोग कर रहा है। तो नीति आयोग डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम पे कार्य कर रहा है अभी, ठीक है। और इससे क्या सुनिश्चित हो रहा है? इससे जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। भाई अगर कोई राज्य अगर एसडीजी इंडेक्स में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमको उस स्टेट पर विशेष ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। और नीति आयोग ने इसके माध्यम से क्या किया, इसने राज्यों के मध्य में, स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट किया है। जैसे कि मानो स्वास्थ्य इंडेक्स जारी कर रहा है, अब ये हेल्थ इंडेक्स जारी कर रहा है नीति आयोग, तो स्टेट्स के मध्य कंपैरिजन हो रहा है कि अच्छा भाई बिहार सबसे लास्ट में है कि यूपी सबसे लास्ट में, केरल नंबर 1 पर क्यों है, एक कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। और क्या, शिक्षा इंडेक्स जारी कर रहा है ये, एजुकेशन इंडेक्स। तो इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट्स की रैंकिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से स्टेट के मध्य में एक हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्रिएट हो रही है, जिससे जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित हो रही है हर स्टेट की, ठीक है। तो ये भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज है। और क्या, नीति आयोग ना रिसर्च एंड अनुभवजन्य आंकड़ों पर, डाटा पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, बहुत ज्यादा पर फोकस कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक इंडेक्स सुना होगा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, जल प्रबंधन, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। अब वो क्या है, ऐसे इंडेक्सेस हो गए या फिर नीति आयोग की जो अन्य इंडेक्सेस हो गए, बहुत रिसर्च करके बनाए जाते हैं, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि उन उन इंडेक्सेस के आधार पर कहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को किस प्रकार से पॉलिसी में शामिल किया जाए ताकि वो कमियां दूर हो पाए, इन पर नीति आयोग फोकस कर रहा है। तो नीति आयोग ना केवल टारगेट बेसिस नहीं है, वो अपने आप को बार बार रीबैलेंस
क्रॉस चेकिंग भी कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कर रहा है। ये सारी बातें अभी के चीजों में देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल भी दे रहा है भाई, क्या करा कि नीति आयोग ने क्या किया, देखो अगला दे रहा कि नीति आयोग ने बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा। नीति आयोग जैसे कि नीति आयोग ने एक इंडिया चेन नाम का एक राष्ट्रव्यापी, ठीक है, नेशनल ब्लॉकचेन नेटवर्क का स्थापना किया है। तो नीति आयोग अपने पूरे पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में इस प्रकार से चेंजेस कर रहा है। फिर से ध्यान देना, हमने केवल पॉइंट्स नहीं लिखा है, हमने पॉइंट के साथ साथ हर जगह पर क्या किया हुआ है, कुछ कुछ एग्जाम्पल को मेंशन किया है। ध्यान दो, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं वो क्या है, वो सब एग्जाम्पल्स है। आप लोगों को भी वो एग्जाम्पल्स अपने आंसर में शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को और भी बता दिया, ठीक है, ध्यान दो। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को भी अपने आंसर में इस प्रकार से शामिल करनी पड़ेगी। देखो केवल थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, मॉडल आंसर में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर इसके छोड़े भी गए भाई, हमारे पास भी तो एक लिमिटेशन ही है ना चीज़ों की। तो हम जो एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं उनको आप लोग थोड़ा खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, खुद से सोचो समझो। नहीं हो रहा तो हम तो डिस्कस लगातार कर ही रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर जितना दिया गया एटलीस्ट अगर आप उतना भी तैयार करके जाओगे तो बहुत फायदा करने वाला है एग्जाम हॉल में। और क्या करा नीति आयोग, देखो नीति आयोग क्या कर रहा है कि जो अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय मुद्दे हैं, इश्यूज है, उनका सॉल्यूशन सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबको प्रदान कर रहा है, जहां पर आप आकर के अपने मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं, आपके सॉल्यूशंस वहां पर देखे जाएंगे। प्लस अब हम बॉटम टू टॉप अप्रोच पर काम कर रहे हैं भाई, ग्राम स्तर से सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, वो सॉल्यूशंस को हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं, उनको वहां पर लागू करा रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच का वास्तविक जो एप्लीकेशन है ना, वो नीति आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि हमको इस पूरे नीति आयोग की भूमिका की क्रिटिकली एनालाइज करना था, तो हम उसकी कुछ आलोचनाएं भी करेंगे, या फिर अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, ठीक है, आलोचनाएं की जगह पर मैं उनकी चुनौतियां बताऊंगा, ठीक है, चैलेंजेस बताऊंगा कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस या कौन कौन से इश्यूज नीति आयोग प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहा है। जैसे कि सबसे पहला इशू ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नीति आयोग के पास क्या है ना, कि राज्यों के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, राज्यों के ऊपर वित्तीय नियंत्रण का सबसे बड़ा अभाव है। ये नीति आयोग की सबसे बड़ी समस्या है। और क्या समस्या है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नीति आयोग की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है कि इसके पास वैधानिक शक्ति नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। नीति आयोग की स्थापना भी कैसे की गई है भाई, ना तो वो एक वैधानिक निकाय, ना तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए नीति आयोग के पास बहुत पावर नहीं है। इसकी भूमिका हमेशा क्या है, केवल सलाहकारी भूमिका के तौर पर है, वो केवल और केवल सजेशन दे पा रहा है, ठीक है। उसके सजेशंस को पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट करना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो इसकी सलाहकार भूमिका अक्सर नीतियों को कार्रवाई में बदलने में कठिनाइयों का कारण बन जाती है। प्लस भाई राज्यों के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल तो है ही नहीं है, वैधानिक पावर उसके पास है ही नहीं है, और वित्तीय प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दे में केंद्रीय स्तर पर क्योंकि पावर का एक संकेंद्रण है, नीति आयोग के पास वो पावर नहीं है। इस कारण से क्या हो रहा है कि इसकी भले पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पा रही। तो आपने कुछ यहाँ पर चैलेंजेस या फिर कुछ समस्याएं भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, शब्द सीमा आपके पास 125 शब्द है। जब हम मॉडल आंसर तैयार करें तो हमारे पास शब्द सीमा 125 शब्द की नहीं है, क्योंकि हमको आपको टॉपिक भी समझाना है। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, आप एग्जाम में 5 पॉइंट लिख करके आओगे, ठीक है। तो पढ़िए सब कुछ, आप लोग यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स निकालिए, एग्जाम्पल्स निकालिए। देखो कितने एग्जाम्पल भरे पड़े भाई मॉडल आंसर में, इतने एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप मार्केट से कोई भी पीओआई को उठा लो, सॉल्व आपको नहीं मिलेंगे इतने एग्जाम्पल्स हर जगह पर, ठीक है। उनके एप्लीकेशंस पर ध्यान दीजिए। प्रयास में आंसर राइटिंग अगर आप डेली कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशंस दिख रहा हो, कॉपी वैल्यूएशन हो रही होगी, आपको वहाँ पर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ठीक है, हमको ये कमियों पर ध्यान देना है, हमको यहाँ पर मेरी वीकनेस मुझे पता चल रही है, इंट्रोडक्शन में नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं कंक्लूजन नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं मेन बॉडी में कुछ पॉइंट्स भूल जा रहा हूँ। अब देखो किस प्रकार से यहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग किया है, किस प्रकार से एग्जाम्पल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। यही काम पैरेलली आप लोगों को भी करना है अपने आंसर राइटिंग, ठीक है। और देखो भाई कंक्लूजन पढ़ो, क्या है कंक्लूजन, इससे भी अच्छा लिखा होगा। कंक्लूजन क्या कह रहा है, हालांकि नीति आयोग ने महत्वपूर्ण सुधार पेश किया है, बहुत अच्छे इसने रिफॉर्म किए हैं पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में, बट और इसने क्या किया, और इसने इनोवेशंस को भी बढ़ावा दिया, लेकिन नीति निष्पादन में इसका सीमित प्रभाव है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इसका प्रभाव बेहद लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि इसके पास पावर ही नहीं है, ये केवल सलाहकारी भूमिका में, ठीक है। तो नीति निष्पादन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इसका सीमित प्रभाव,
गहन विकेंद्रीकरण प्राप्त करने में चुनौतियां, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि पावर कुछ जगह पर सीमित है, ठीक है। इसकी जो परिवर्तनकारी क्षमता, इसको जो रिफॉर्म करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसको बाधित करती है। नीति आयोग का देखो सजेशन यहाँ पर शामिल कर दिया गया, नीति आयोग को अपने अधिदेश को पूरी तरह से साकार करने के लिए, इसके मैंडेट को से अप्लाई कराने के लिए इसे इन निष्पादन अंतरालों को, इम्प्लीमेंटेशन जो गैप्स है, उन गैप को दूर करना होगा, प्लस इफेक्टिव अंतर सरकारी सहयोग सुनिश्चित करना होगा। ये बात यहाँ पर सजेशन के तौर पर दे दी गई। तो आप केवल आलोचना नहीं करोगे, आप केवल समस्या नहीं बताओगे। अगर आपसे एग्जामिनर केवल समस्या पूछ रहा है, ध्यान देना वहां पर एक बात हिडन है कि आप चूंकि फ्यूचर के सिविल सर्वेंट हो तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है उसको दूर करिए, प्रभावी एक इफेक्टिव अंतर सरकारी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को सुनिश्चित करिए, आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होने लगेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर बता दी गई है। देख लो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़े सारे तरीके से दिया गया, ठीक है। मॉडल आंसर आप लोग देख ही लो, एग्जाम्पल इसमें भी अच्छे खासे भरे पड़े गए, बहुत अच्छे से समझाया गया चीज़ों को। तो जो मॉडल आंसर्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं प्रयास के अंतर्गत, मेंस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, उसके कुछ नोट्स बनाते चलिए पहले, ठीक है। आप चाहो तो इसके प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लोगे ना तो फायदा यह रहेगा, यहाँ पर नीचे रिमार्क करके स्पेस हमने खाली छोड़ा हुआ है, हमने दोनों साइड कुछ कुछ खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी तरफ से वैल्यू इनिशमेंट कर सकते हो। बात और समझना, हमेशा वैल्यू इनिशमेंट के स्कोप रहते हैं। मेरी क्लास देख करके आप मुझे सजेशन दे सकते हो, सर इस पॉइंट में आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तो भाई बिल्कुल, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन है समय की और एक शब्दों की। तो दोनों लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमको अपना आंसर बेहद इफेक्टिव बनाना है, बेहद शानदार बनाना है, पर काम करिए और ये केवल और केवल रेगुलर आंसर राइटिंग से सुनिश्चित हो, ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास को तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों के लिए एक बेहद शानदार एक सूचना है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और सूचना यह है कि मैं आप लोगों के लिए 15 डे 15 मिनट, ठीक है, एक चैलेंज लेकर के आ रहा हूँ। ये चैलेंज क्यों है पता है? ये है यूपी स्पेशल मेंस पेपर के लिए, जो GS 5 एंड GS 6 का पेपर होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को 15 दिन में 15 मिनट, मतलब डेली 15 मिनट का आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, आने वाले 15 दिनों के लिए। उन 15 दिनों में हम लोग 15 स्पेसिफिक पॉलिसी, नीतियां, जिन नीतियों पे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उन पैटर्न्स के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन 15 पॉलिसी को आने वाले 15 दिनों में 15-15 मिनट में डिस्कस करेंगे। क्लासेस आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलेगी, ठीक है। मेरी तबीयत बीच में थोड़ी गड़बड़ थी, क्लासेस ब्रेक चल रही थी, क्लासेस को मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं और इस उत्साह के साथ, इस चैलेंज के साथ करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज में स्टार्ट करूंगा, लेकिन कब? जब आप सबके कमेंट मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे। मुझे एटलीस्ट इस वीडियो कमेंट सेक्शन में 250 कमेंट चाहिए, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब आने वाले 15 दिनों में हर दिन 15-15 मिनट की क्लास होगी और हम लोग यूपी गवर्नमेंट की स्पेसिफिक 15 पॉलिसी बहुत ही अच्छे से मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, बहुत मजा आने वाला है। बट मेरा जो एक लिमिटेशन है आप लोगों के लिए, वो आप लोग फॉलो करिए। 250 कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।